हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हंटर में। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और 2 फरवरी से होने वाले बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप एपियर होने वाले हो, तो हमारे द्वारा ये कुछ सब्जेक्टिव जो आपको लेकर के आए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें। और ये जो वीडियो होने वाली है, इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इस ऑब्जेक्टिव के कुछ टॉपिक को हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि आखिर इसका आंसर कैसे कहां से आया है। ठीक है, तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। तो हम लोग चलते हैं आज के पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है वो देख लीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि लघु बीजाणुधानी के केंद्र में उपस्थित उत्तक कौन है। यानी कि लघु बीजाणुधानी, जो आपको लोगों को पता है कि परागकोष्ठ के अंदर जो लघु बीजाणु, एक पराग कोष के अंदर जो आपको 4 लघु बीजाणुधानी मिलते हैं, उसके अंदर कौन से उत्तक पाए जाते हैं जिससे आगे चल करके लघु बीजाणु और परागकण जैसी संरचना का निर्माण होता है। तो उस उत्तक का नाम है आपका बीजाणुजन उत्तक। उस उत्तक का क्या नाम है? बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि परागकण की स्काइन। स्काइन का मतलब होता है कि परागकण की जो बाह्य भित्ति जो होती है या फिर बाहरी जो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसी को एक्साइन या फिर बाह्य चोल बोला जाता है। तो वही कहता है कि परागकण की एक्साइन किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। जो क्या करता है? जो परागकण को बचाता है बाहरी कारकों से, आपदाओं से, या फिर जब वो वातावरण में जब मुक्त रहता है तो वो अम्लीय चीजों से, क्षारीय चीजों से, ये सभी से, वर्षा के प्रभाव से, धूप के प्रभाव से, ये सब से क्या करता है? परागकण को सुरक्षित बचा करके रखता है और वो जीवाश्म की तरह जो होते हैं वो वातावरण में पड़े रहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि पुष्प के सहायक नलिकाएं कौन कौन सी है। पुष्प की सहायक नलिका की अगर हम बात करते हैं कि पुष्प की सहायक नलिका कौन कौन सी है, तो इसका आंसर आपका जाएगा वृषण जालिका, वृषण जालिका, वृषण जालिका। इसके अलावा आपका शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। इसके अलावा आपका अधिवृषण, अधिवृषण, और एक और होता है जिसको आप लोग शुक्रवाहिकाएं कहते हो। तो ये कुछ जो संरचनाएं हैं वो पुरुष के सहायक नलिका के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैथुन क्रिया के दौरान शीशन में लुब्रिकेशन कौन प्रदान करता है। शीशन क्रिया के दौरान, शीशन क्रिया के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान शीशन को लुब्रिकेशन कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पे पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो पुरुषों में जो आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के जो स्राव होते हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी आपके मैथुन क्रिया के समय लुब्रिकेशन, शीशन को लुब्रिकेशन करने का प्रदान करता है। इसके अलावा जो बर्थोलिन ग्रंथि जो फीमेल्स में होती है वो भी ग्रंथि लुब्रिकेशन में ही मदद करता है। बट यहाँ पे पुरुषों की अगर हम बात करते हैं कि पुरुषों की कौन सी ग्रंथि लुब्रिकेशन में भी मदद करता है, तो है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। अगला हमारा कहता है कि अंडाशय, अंडाशय जो होते हैं यानी कि जो फीमेल की जो जनन अंग या प्रमुख जनन अंग जिसको आप लोग अंडाशय कहते हो, वो किससे ढका होता है? तो ये ढका होता है आपका जर्मिनल इपिथीलियम से। किससे ढका होता है? जर्मिनल, जर्मिनल इपिथीलियम से, या इसी को आप लोग कह सकते हो इपिथीलियम की परत से ढके हुए होते हैं। अगला कहता है कि टेम्पॉन किसके द्वारा उपयोग होता है। टेम्पॉन, टेम्पॉन एक प्रकार का, ये एनसीईआरटी का हमने पॉइंट उठाया है। टेम्पॉन जो है वो किसका बना होता है? तो कॉटन का बना होता है। और किनको द्वारा यूज किया जाता है? तो स्त्रियों के द्वारा यूज किया जाता है। वेजाइना के जो वेजाइना से जो डिस्चार्ज वगैरह जो आ रहे होते हैं उनको सक करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए फीमेल्स के द्वारा जो है वो शहरों में, शहरों के जो फीमेल्स होती हैं उनके द्वारा एक कॉटन की बेलनाकार या फिर आप कह सकते हो सिलिंड्रिकल शेप का एक छोटी सी संरचना होती है जो वेजाइना के मार्ग में ऑब्जर्वेशन के लिए, यानी कि जो वेजाइना से जो डिस्चार्ज वगैरह जो आ रहे होंगे उनसे आपके अब्सॉर्प्शन के लिए टेम्पॉन जो कि कॉटन की बनी होती है उनका यूज किया जाता है। अगला आपका औषधि रहित आईयूडी कौन से है। औषधि रहित अगर आईयूडी की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा औषधि रहित आईयूडी वगैरह होते हैं, तो औषधि रहित आईयूडी की एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं कि औषधि रहित आईयूडी यहाँ पे कौन सा हो सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूछा है क्या? औषधि रहित, जो औषधि रिलीज नहीं करता है। तो इसका नाम आपका क्या है? इसका नाम है आपका लिम्पेस लूप। ये एक प्रकार का ऐसा आईयूडी है जो नॉन मेडिकेटेड होता है, इससे कोई मेडिसिन वगैरह या फिर कोई केमिकल वगैरह का स्राव नहीं होता है। तो इसलिए बोला औषधि रहित, इससे कोई मेडिसिन या कोई केमिकल जैसी चीजों का स्राव नहीं हो रहा है। ये लिम्पेस लूप है, इसलिए इसका नाम रखा। आईयूडी तो है लेकिन नॉन मेडिकेटेड है, औषधि रहित है, यानी कि इसमें औषधि नहीं मिला हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है अंडाणु के निषेचन, अंडाणु के निषेचन के लिए परिकीर्णम कहाँ बड़े होते हैं। यानी कि अंडाणु को जब निषेचन होना होता है तो उसके लिए जो परिकीर्णम, यानी कि जो परिकीर्णम को हिंदी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंजाइम, ये एंजाइम कहाँ भरे होते हैं? तो ये एंजाइम आपके भरे होते हैं, ये एंजाइम आपके भरे होते हैं कहाँ पे? तो ये भरे हुए होते हैं जो शुक्राणु के जो एक्रोसोम होते हैं, शुक्राणु के जो एक्रोसोम होते हैं। तो एक्रोसोम में
एक्रोसोम जो कि एक कैपनुमा संरचना होता है, टोपीनुमा संरचना होता है शुक्राणु के ऊपर, उसमें आपके परकिंडम के लिए निषेचन के लिए, अंडाणु को निषेचन होने के लिए उस पर एंजाइम पाए जाते हैं या एंजाइम भरे होते हैं। अगला कहता है कि प्राथमिक अंडक ग्रेनुलोसा कोशिका की परत से आवृत होती है, उसे क्या कहा जाता है? कहता है क्या कि जब हमारा प्राइमरी ओसाइट जो होता है, जब ग्रेनुलोसा सील के एक पहली जब लेयर से जब कवर हो जाती है, तो इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस संरचना को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, इस संरचना को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे प्राथमिक पुट्टक। क्या बोलेंगे? प्राथमिक पुट्टक, और इंग्लिश में बात करें तो प्राइमरी फॉलिकल इसको हम लोग बोलेंगे। अगला कहता है यौवनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में कितने प्राथमिक पुट्टक शेष रह जाते हैं? यानी कि जब स्त्री यौवनावस्था में जब आ जाती हैं तो उनमें उनके अंडाशय के अंदर कितने प्राइमरी ओसाइट यानी कि प्राथमिक पुट्टक जो है वो शेष रह जाते हैं? तो ये आपका 60,000 से लेकर के 80,000, 60,000 से लेकर के 80,000 के अप्रोक्स क्या होते हैं? इनमें जो प्राथमिक ओसाइट जो होता है वो शेष रह जाते हैं, प्राथमिक पुट्टक जो है वो शेष रह जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल शेष रह जाते हैं। अगला कहता है कि द्वितीयक अंडक के चारों ओर पाए जाने वाले पारदर्शी आवरण क्या कहलाता है? जो सेकेंडरी ओसाइट होता है, जो आगे चल करके ओवा में कन्वर्ट होगा, अंडाणु में कन्वर्ट होगा, वही कहता है कि उसके ऊपर एक आवरण पाई जाती है जो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जोना प्लूसिडा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जोना प्लूसिडा। तो जोना प्लूसिडा एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जो सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ये भारत के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था? तो 1951 में। 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला कहता है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, आपका भारत के लखनऊ में है। कहता है कि CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन से गर्भ निरोधक खोजे गए थे? गर्भ निरोधक आपको पता है कि जो जनसंख्या कंट्रोल के लिए या फिर फर्टिलाइजेशन जैसी चीजों से बचने के लिए फीमेल्स के द्वारा जो यूज की जा रही है, तो वही पूछ रहा है कि CDRI के द्वारा कौन से गर्भ निरोधक खोजी गई थी? तो वो खोजा गया था आपका सहेली। वो कौन सा खोजा गया था? सहेली। तो सहेली जो है वो एक प्रकार का गर्भ निरोधक है जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा वो डेवलप किया गया या फिर वहीं से उसकी खोज की गई। लैक्टेशनल एमनोडिया जनसंख्या नियंत्रण की कैसी विधि? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 14 नंबर क्वेश्चन, लैक्टेशनल एमनोडिया जनसंख्या नियंत्रण की कैसी विधि में मानी जाएगी? पहले लैक्टेशनल एमनोडिया की बात करते हैं। तो लैक्टेशनल एमनोडिया जो होता है, क्या होता है कि जब कोई फीमेल्स अपने बच्चों को जब जन्म दे देती है और जन्म के बाद जब वो अपने प्रॉपर मात्रा में, भरपूर मात्रा में 4 से 6 महीने तक बच्चों को जब स्तनपान यानी मिल्क का सेवन यानी फीडिंग जब कराती है, तो इस दौरान वो 4 से 6 महीने तक उनमें संभावनाएं हैं कि उनमें मासिक चक्र नहीं चलेगा, और मासिक चक्र नहीं चलेगा तो अंडाणु भी मासिक चक्र के 14वें दिन अंडाणु अंडाशय से नहीं आएंगे और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये जनसंख्या नियंत्रण की कौन सी विधि के अंतर्गत रखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक विधि। क्या हो जाएगा? ये प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि किसके द्वारा अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है? यानी कि फिजिकली अंडाणु और शुक्राणु को सिर्फ रोकता है ना, और कुछ नहीं करता, बस उसका काम ही होता है कि अंडाणु और शुक्राणु ना मिलते। इसके लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं उसका नाम क्या है? उसको हम लोग कहते क्या है? तो रोध। और रोध को ही आप चाहो तो क्या कह सकते हो? रोधक। जो बैरियर जैसी चीजों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पुरुषों के द्वारा जो आपका कंडोम, जिसका पॉपुलर ब्रांड नेम जो होता है वो आपका पॉपुलर ब्रांड नेम निरोध के नाम से जो पॉपुलर है सबसे ज्यादा, तो वो एक ले सकते हो रोधक या रोध के रूप में, जो यूज किया जाता है किसके लिए? अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोकने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि F2PD के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए, ये आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा लाइट के इशू की वजह से, तो एक बार इसको अच्छे से सुन लीजिए। क्या बोला है कि F2PD के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2PD के लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे के साथ कराया, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए कहता है क्या कि जो F2PD में जो लंबे पौधे आए थे उनका जीनोटाइप पता करना था कि वो पौधा लंबा तो है लेकिन उसमें दोनों के दोनों कैपिटल टी है कि दोनों के दोनों स्मॉल टी है। ये बात को जानने के लिए मेंडल ने जो प्रयोग किया था, और उसके लिए उन्होंने बौने पौधे के साथ F2PD के लंबे पौधे को और बौने पौधे के साथ संकलन कराया था, ताकि ये पता चल सके कि वो जो लंबा पौधा है उसका जीनोटाइप क्या है। क्या वो दोनों के दोनों कैपिटल टी है या दोनों के दोनों मतलब कि एक कैपिटल और एक स्मॉल टी है ना। समिगुमजी और विषमिगुमजी जैसी स्थिति को समझने के लिए कि उसमें किसके कारण पौधे लंबा आया है, उसका जीन प्रारूप क्या है, तो वो चीज जानने के लिए जो प्रयोग किया था या फिर जो प्रयोग या जो उन्होंने जो अपने लिए जो प्रयोग किए थे उसे उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने उसे बोला था टेस्ट क्रॉस। उसे उन्होंने क्या बोला था? टेस्ट क्रॉस। और एनसीईआरटी की लैंग्वेज में सुनिए तो इसको क्या बोलता है हिंदी भाषा में?
परिरक्षार्थी क्रॉस या संकरण, जिससे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग बुआ, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। अगला कहता है कि मेंडल की परिभावता के नियम के अनुसार कारक होते हैं। मेंडल का क्या कहना था? मेंडल का कहना था कारक, जो चीजें लक्षण लेकर के आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन चीजों को उन्होंने कारक बोला था। और कहता है कि कारक जनरली कैसे होते हैं, तो उनका मानना था, उन्होंने बताया था कि कारक जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं। बाद में चल करके यही कारक को आगे चल करके जीन समझा गया था, लेकिन उस समय मेंडल ने इन्हें सिर्फ कारक बोला था। तो मेंडल ने कारक जैसे वर्ड का यूज किया था, उन्होंने जीन जैसे शब्द का यूज अपने प्रयोग तक नहीं किए थे। बाद में हमें पता चला कि जिसे मेंडल कारक कह रहे हैं वो रियली में क्या है, जीन है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है अपूर्ण परिभावता के उदाहरण है। अपूर्ण परिभावता के दो एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। एक यहाँ पे आप लोग स्नैपड्रैगन ले सकते हो और दूसरा आपका मिराबिलिस जलापा। स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस जलापा। स्नैपड्रैगन और इसी को हम लोग एंटीराइनम भी कहते हैं, स्वान पुष्प भी कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल ले सकते हो मिराबिलिस जलापा, जिसे आप लोग फोरो क्लो कहते हो। ये कुछ एग्जांपल हो सकते हैं अपूर्ण परिभावता के लिए। तो इसका आंसर क्या लिखा जाए? इसका आंसर हो सकता है एक आपका स्नैपड्रैगन और इसके अलावा आप लोग एक इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एंटीराइनम होता है। और एक दूसरा एग्जांपल हम बता रहे हैं, एक हो जाएगा आपका मिराबिलिस जलापा, जिसे आप लोग फोरो क्लो कहते हो। अगला क्वेश्चन कहता है कि अपूर्ण परिभावता का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? अपूर्ण परिभावता का दोनों चीज याद रखिएगा, जीनो और फिनो, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो सेम ही होते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा 1:2:1। तो 1:2:1। इसे आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। तो इसके आपने ये अपूर्ण परिभावता पढ़ा होगा, तो उसमें इसका रेशियो बताया जाता है। तो उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों रेशियो क्या आते हैं? सेम ही आते हैं। अगला कहता है कि एबीओ रक्त वर्ग के नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एबीओ रक्त वर्गों का नियंत्रण अगर आपसे पूछ रहा है कि एबीओ रक्त वर्गों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो एबी जो ब्लड ग्रुप होता है उसके द्वारा जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आइजीन के द्वारा। किस जीन के द्वारा होता है? आइजीन के द्वारा। एक मिनट बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि एबीओ रुधिर वर्गों के लिए कितने जीन संयोजन संभव है? ब्लड ग्रुप हमारा जो एबीओ सिस्टम होता है उसके लिए कितने प्रकार के जीन के संयोजन संभव है? तो उसके लिए आपके जीन के संयोजन को आप लोग देख सकते हो। इसमें जीन के संयोजन क्या क्या संभव है, तो ऐसे कितने जीन संयोजन संभव है? तो इसका आंसर अगर डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो 6 टाइप का, है ना, 6 प्रकार के। अब ये 6 प्रकार कौन कौन से होंगे, तो उसके लिए जरा देख लो। IA दूसरा हो सकता है IO, ये अगर रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए आएगा। उसके बाद IB एक ये हो सकता है। इसके अलावा आपका IB ये दोनों के, ये तो 4 ऐसे ही हो गए। तो ये 4 हो गए और इसमें भी ब्लड ग्रुप बी ही बनेगा, इसमें भी ब्लड ग्रुप बी ही आएगा और इसमें ये दोनों में ब्लड ग्रुप ए ही आएगा। अब 2 जो बच जाता है उसको भी देख लीजिए। तो एक कंडीशन अगर ब्लड ग्रुप AB के लिए लेकर के चलते हो कि ब्लड ग्रुप AB में क्या हो रहा है, तो ब्लड ग्रुप AB के लिए IA और IB। तो इस प्रकार ये आपका 5 हो गया और एक लास्ट बनेगा IO। नहीं तो कोई इसे I0 और I0 के भी नाम से जानता है, या फिर बोलते हैं उन टीचर लोग या ट्यूटर लोग ये भी बात बोलते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। और टोटल गिनोगे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो एबीओ रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीन के संयोजन संभव है, तो टोटल 6 प्रकार के। अगला कहता है कि वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज किसके द्वारा की गई? यानी मेंडल ने जो थ्योरी दी थी, मेंडल ने जो आनुवंशिकता से संबंधित जो नियम और जो थ्योरी जो कंसेप्ट हमें बताए थे उनका रीडिस्कवर किया गया था। क्योंकि वो उनकी जो थ्योरी थी उनको जब सोसाइटी में जब पढ़ा गया था तो उनके जीते जी ये जो थ्योरी थी उतना ज्यादा लोगों ने उनको ध्यान नहीं दिया था, जिस वजह से ये जो थ्योरी थी उसे लोगों ने ज्यादा समझा नहीं, ज्यादा पढ़ा नहीं। लेकिन बाद में चल करके 3 वैज्ञानिक आते हैं 1900 की ईस्वी में, 1900 में, और वो क्या करते हैं कि मेंडल के जो प्रयोग थे, उनके जो परिणाम थे, उनके जो थ्योरी जो दी गई थी उनको फिर से आपके सोसाइटी में जाकर के पढ़ते हैं और पढ़ करके क्या करते हैं कि उनके खोज को रीडिस्कवर कराते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक ने ऐसा कराया था, रीडिस्कवर वाली बातें जो वो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो वो होगा आपका एक आपका था सेरमॉक, ह्यूगो डिब्रीज और एक और थे कोडेंस। थोड़ा सा देख लीजिएगा बच्चों, ये शायद आपको ना दिख रहा हो। सेरमॉक, ह्यूगो डिब्रीज और कोडेंस, ये 3 वैज्ञानिक ने मिलकर के क्या किया था, वंशागति संबंधित मेंडल के परिणामों को या फिर उनके प्रयोग को रीडिस्कवर कराया था। अगला कहता है कि किसने बताया कि क्रोमोसोमल
क्रोमोसोम का जो व्यवहार होता है वो जीन के समान होता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर किसने बताया कि जैसे जिस प्रकार से जीन का व्यवहार होता है उसी प्रकार का व्यवहार किसका होता है, क्रोमोसोम का। तो ये बताया गया था आपका सटन तथा बोवेरी के द्वारा, सटन तथा बोवेरी के द्वारा। इन्होंने ही अपने अपने थ्योरी में ये बात बताई थी कि जिस प्रकार जीन का व्यवहार होता है कि जीन जोड़े में होते हैं, उसी तरीके से क्रोमोसोम भी जोड़े में होते हैं। और जब ये अगली पीढ़ी के लिए जब जाते हैं, जब अर्थसूत्री विभाजन अपनाते हैं, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जीन भी पृथक होते हैं और उसी प्रकार से आप लोगों को बताया गया, सटन तथा बोवेरी के द्वारा बताया गया कि क्रोमोसोम भी वैसे ही जोड़े में होते हैं और जब अर्थसूत्री विभाजन की जब क्रिया होती है युग्मक जनन के समय, तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये किसने बताया, सटन तथा बोवेरी ने। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो वंशागति का क्रोमोसोमल जो सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था इन्हीं वैज्ञानिक के द्वारा, यानी सटन तथा बोवेरी के द्वारा, सटन तथा बोवेरी के द्वारा, सटन तथा बोवेरी के द्वारा, बोवेरी के द्वारा ये जो थ्योरी है वो दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि जिस प्रकार जो यही पीछे वाली पॉइंट है, जिस प्रकार जीन जोड़े में होते हैं उसी तरीके से क्रोमोसोम भी जोड़े में होते हैं। जिस प्रकार जीन जो है वो अलग हो जाते हैं युग्मक बनते समय, उसी प्रकार से क्रोमोसोम भी क्या हो जाते हैं, युग्मक बनते समय अलग हो जाते हैं। पहले से जोड़े में रहते हैं और युग्मक बनते समय वो अलग हो जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है क्या कि वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसके द्वारा दिया गया। यानी कि वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत जो थ्योरी दी थी सटन तथा बोवेरी ने, लेकिन इसका प्रैक्टिकली करके इस बात को किसने प्रूव कर दिया था, तो ये किए थे टीएच मॉर्गन ने, जिसको आप लोग थॉमस हंट मॉर्गन के नाम से जानते हो। तो टीएच मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन कर दिया था, प्रैक्टिकल करके बता दिया था। और इसके लिए उन्होंने फलमखी यानी कि ड्रोसोफिला का चयन किया था और ड्रोसोफिला पर ही उन्होंने प्रयोग करके ये बात यानी कि वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन कर दिए थे। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि सहलगनता शब्द किसने दिया था। सहलगनता शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो इनके लिए आप लोग याद रखिएगा ये किसके द्वारा दिया गया, टीएच मॉर्गन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, टीएच मॉर्गन के द्वारा। तो टीएच मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने संलग्नता जैसी घटनाओं के बारे में देखा और संलग्नता जैसे शब्द का उपयोग उन्होंने अपने प्रयोग में किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुजीनी वंशागति के उदाहरण है। बहुजीनी वंशागति का मतलब क्या है कि बहुजीनी वंशागति का मतलब है कि कई सारे जीन मिलकर के क्या करते हैं, एक ही लक्षण को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या बनेगा, इसके लिए आंसर बनेगा त्वचा का रंग। त्वचा का रंग कुछ स्थिति में आंखों के, कुछ जीवों में आंखों के रंग के लिए भी मतलब कि आंखों के केवल रंग के लिए एक से अधिक जीन जो होते हैं वो उत्तरदायी हो जाते हैं। तो यहाँ पे त्वचा के रंग, बालों के रंग, इन सभी के लिए आपके क्या होते हैं कि एक मतलब कि कई सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि त्वचा के रंग के लिए यहाँ पे ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यानी कि यहाँ पे ए बी सी ये तीन जीन मिलकर के केवल त्वचा के रंग को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा का रंग। अगला है कि एक्स का नाम किसने दिया था। एक्स का नाम की अगर हम बात करते हैं कि एक्स का नाम किसे दिया था, तो इसे एक्स का नाम जो दिए थे वो दिए थे हेकिंग नामक वैज्ञानिक ने। हेकिंग नामक वैज्ञानिक ने वो क्रोमोसोम को क्या बोला था, एक्स का, जिसे आज के समय में हम लोग एक्स क्रोमोसोम समझते हैं, उसे हेकिंग नामक वैज्ञानिक ने उन्हें क्या बोला था, उन्होंने बोला था उसे एक्स का बोला था। अगला क्वेश्चन कहता है कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन के कारण कौन सा रोग होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति में वह जीन जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है, अगर उनमें उत्परिवर्तन या बदलाव आया था, तो उसके कारण एक बीमारी के बारे में चर्चा की गई है एनसीईआरटी में कि ये जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए उत्तरदायी जो जीन होते हैं उनमें अगर कोई गड़बड़ी आती है तो उसके कारण जो बीमारियां होता है उस बीमारी का क्या नाम है, उस बीमारी का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया है, जिसमें आपको जिस व्यक्ति में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को फिनाइल कीटोन्यूरिया है, इसका मतलब क्या है कि उनमें जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने वाले जो जीन है उनके जीन में कोई म्यूटेशन आ गया है, जिस वजह से उन्हें ये वाला रोग हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि लगभग कितने प्रतिशत पुरुषों में वर्णांधता पाई जाती है। अगर पुरुषों की बात करते हैं कि कितने प्रतिशत पुरुषों में वर्णांधता देखी गई है, तो ये देखा गया आपका 8% में। ये एनसीईआरटी ही पॉइंट है। पुराने एनसीईआरटी में जब हम लोग भी जब पढ़ा करते तो उसमें ये पॉइंट हमें नहीं मिला है, बट अभी जो पीडीएफ वगैरह जो आने लगे हैं तो उस पीडीएफ वाले जो एनसीईआरटी जो वेबसाइट से जो डाउनलोड वगैरह हो रहे हैं तो उनमें ये बात की चर्चा कर दी है कि लगभग 8% जो पुरुष होते हैं उनमें आपको वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस जैसी समस्या जो है वो देखने को मिलती है, जबकि फीमेल्स में मात्र 0.4% कलर ब्लाइंडनेस जो है वो देखने को मिलती है। तो ये हमारे द्वारा कुछ आपके लिए हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए थे और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमने डिस्कशन भी किए हैं। तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका ये हमारा जो वीडियो है या फिर आपके एग्जाम के लिए जो हमने ये ऑब्जेक्टिव लेकर के आए ये आपको कैसा लगा। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको
कोई क्वेश्चन अगर आपको इसमें डाउट रह गया हो तो वो प्लीज हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और ये कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक क्वेश्चन जाते जाते आपके लिए मैं बोल के जा रहा हूं, अगर उसका आंसर अगर आपको पता हो तो प्लीज हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है और उसके लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।